जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कमावत जयपुर राजस्थान से आज चर्चा करते हैं अपनी परंपरागत जो खेती अपने पूर्वज करते थे। तो उस समय इतने तकनीकी साधन भी नहीं थे, न इतनी सुविधाएं थी, और वो जो भी परिवार खेती से जुड़ा हुआ था वो अपने परिवार की आजीविका बड़े आराम से और ऐसे खुशहाली से चलाता था। आज इतनी तकनीकी साधन होने और विज्ञान की तरक्की और साधन सुविधाएं होने के बाद भी जो किसान है वो अपनी आजीविका के लिए हमेशा जूझता रहता है। इसके पीछे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आई है सामने, वो बीज के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो गए। उस ज़माने में हर साल में या 2 साल में कोई भी कृषक होता था, अपने पूर्वज जो खेती करते थे वो पड़ोसी गांव से या पड़ोसी खेत से जो बढ़िया बीज होता था उसको ला करके अपने खेत में बो दे देते, और फसल होती थी, बहुत ही धुआंधार फसल होती थी। और जब बीज की बारी आती, जब फसल पक जाती थी, अब जैसे बाजरे की फसल इस समय लोग बो रहे हैं और जा कर के जो बीज कंपनियां हैं उनसे बीज खरीद रहे हैं। जब बाजरा बिकता है तो 15 रुपये किलो के आसपास बिकता है, और जब बीज लेने की बात आती है तो लगभग 400-500 रुपये पर केजी के हिसाब से बीज उपलब्ध होता है। तो यहीं से एक तरह से लूट शुरू हो जाती है। अपने जो पूर्वज थे, जो परंपरागत जो खेती की विधियां थी, उसमें बीज की महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज भी है। बीज का वो ये देखते थे कि इस फला काश्तकार भाई के यहाँ बढ़िया बाजरा या बढ़िया कोई भी फसल हुई है तो उसको वो बोल देते थे कि यार मेरे को इतना बाजरा दे देना, और वो पैसे में भी शायद विनिमय नहीं करते होंगे, बाजरे के बदले बाजरा दे देते थे। या जो जिस खेत में अच्छी बाजरे की खुद के में भी फसल होती तो काश्तकार उसके जो बढ़िया बढ़िया जो सिट्टे होते थे बाजरे के, उनको तोड़ करके अलग से उस बाजरे को निकाल के एक तरह से भंडारण कर लेते थे। भंडारण की विधियां थी वो भी उनके हिसाब से, जैसे बालों में दबा देना, नीम के पत्तों के साथ में उसको दबा देना, और वो बाजरा जब बीज का टाइम आता था तो एक दूसरे को आदान प्रदान करके अपने बीज का बहुत ही बढ़िया एक तरीका था, उससे अच्छी फसल तैयार करते थे। मुझे याद है हमारे पड़ोस में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बैराट तहसील में एक मेड़ करके गांव है, और जो सब्जी के लिए बहुत ही फेमस गांव था। उस टाइम में जब शुरुआत में टिंडा बोने की शुरुआत हुई तो वहाँ का जो टिंडा था वो पूरे देश में विख्यात था, मेड़ का टिंडा। और जब उस टिंडे का जो बीज था वो एक दूसरे गांव के लोग वहाँ से मेड़ से लोगों से ले जाते थे, तो उस टिंडे के जब प्रतिष्ठा बढ़ी, चारों तरफ उसकी डिमांड होने लगी, तो बीज कंपनियों की नज़र उस पर गिर गई। तो एक मेरे मित्र ही हुआ करते थे, जयपुर से थे, और वो उनकी भी रुचि बढ़ी कि यार मैं इस बीज का व्यवसाय कर लूँ। तो वो वहाँ जाते और बिल्कुल सस्ते भाव में जो पके हुए टिंडे थे, जो किसान से तोड़ते समय रह जाते थे, छूट जाते थे, उनको बीज के लिए वो छोड़ देते थे। जब वो पके हुए टिंडे बिल्कुल सस्ते भावों में खरीदते, उनको जयपुर ले जाते, और जयपुर ले जा कर के अपने आवास की छत के ऊपर उनको काट के उसका बीज अलग करते और उसको बिल्कुल फ्रेश करके उन्हीं काश्तकारों को उस बीज को बेचना शुरू कर दिया। और आज अगर देखा जाए तो वो बीज कंपनी, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फेमस बीज कंपनी हो गई। उन्हीं किसानों से वो बीज खरीदते थे और ले जाते थे एक गांव से दूसरे गांव में। इस तरह से पूरे देश के अंदर उस बीज की सप्लाई होती है, और इसी तरह का फंडा अब हर बीज में इन बीज कंपनियों ने एक बिजनेस का
नया तरीका और किसानों के जो दिमाग थे उनको बिल्कुल हैक कर लिया। नए बीज के अलावा आप अगर कोई पुराना बीज अगर बोओगे तो आपकी फसल ही नहीं होगी। और किसान भी उनकी जो चाल थी बिजनेस करने की, उस चाल के चंगुल में फंस गया। आज अगर देखा जाए बिल्कुल छोटा सा किसान भी है तो वो भी जा कर के बीज कंपनी की जो दुकान है वहाँ से बीज खरीदता है। अपना चाहे कितना ही बढ़िया बीज उसके पहले वाली फसल का सुरक्षित हो, लेकिन उस बीज को बोने में वो ये कहता है ये तो उगेगा ही नहीं। इस तरह की कई बातें उनके दिमाग में एक तरह से प्रत्यारोपित कर दी गई, जिसके कारण से वो बीज जब फसल बोने की शुरुआत करता है तब से ही अपने आप को लुटाना शुरू कर देता है। और जो बीज उसको दुकानों पे मिलता है वो बिल्कुल पेस्टिसाइड से युक्त होता है। आज अगर बात करें बाजरे की, तो बाजरे के बीज जब मैं बचपन में की मुझे याद है तो लगभग एक पक्की बीघा में 1 किलो बीज डाला जाता था। और आज जाकर के दुकानदार से पूछते हैं कि मेरे 1 बीघा का जो खेत है उसमें कितना बीज, तो वो 10-10 किलो बीज उसमें डलवा देता है। उसको दुकानदार को भी खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये मेरा बीज जो मैं इसको दे रहा हूँ काश्तकार को, वो उगेगा, कितना उगेगा, उसकी परसेंटेज क्या होगी, उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है और वो बीज उसको दे देता है। फिर उसके साथ में अन्य कई पेस्टिसाइड भी देता है कि दीमक नहीं लगेगी, ये केमिकल ले जाओ, ये ले जाओ, इसके साथ में यूरिया और डीएपी मिला कर के इस बीज को बोना है, इतनी गहराई में बीज को डालना है। जबकि पहले जब बाजरे की फसल की बुआई होती थी उस टाइम में जब बुआई का समय आता था उससे पहले ही जो खेत होता था उसको जोत करके काश्तकार बिल्कुल तैयार रखता था। जब बरसात होती थी तो बीज को उस ज़मीन में एक तरह से बिखेर करके, बीजना कहते थे उसको, हाथ से ही उसको चारों तरफ बिखेर करके और हल्के हल चला देता था और वो बाजरा बहुत बढ़िया होता था। आज जब ये ट्रैक्टर की सुविधा आई, ट्रैक्टर की सुविधा में भी आज से 20 साल 25 साल पहले इसी तरह से ट्रैक्टर से हल चला देते थे। लेकिन आज ट्रैक्टर वालों ने भी एक ओढ़ने का जो सिस्टम है जिससे लगभग 1.5 इंच 2 इंच गहराई में बाजरे के बीज को डाला जाता है। अगर उसके ऊपर तुरंत या दूसरे दिन बरसात हो गई तो वो बीज फिर खराब हो जाता है, उसको फिर दोबारा नया बीज ला करके उस खेत को बोना पड़ता है। और किसान का जो लुटना है वो वहीं से शुरू हो जाता है। किसान की जो कमर है वो बीज के समय से ही शुरुआत कर देते हैं। ट्रैक्टर वाले भी उसको यही कहते हैं ओढ़ने का ही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको ओढ़ने में भी ज़्यादा ट्रैक्टर को ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। 2 इंच 3 इंच की गहराई में वो हल चलाते हैं, आराम से फर फर करके उस खेत को में बीज डाल कर उसी पूरी बुआई का उसको पैसा मिल जाता है। तो ये ऐसी जो नई नई जो लूटने की विधियां लोगों ने ईजाद की है, इनसे दूर रह कर के मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने जो पूर्वजों की परंपरागत खेती करने के जो तरीके थे, आज के समय में साधन सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं खूब बढ़ गई, तो उसको तरीका वो जो अपने पूर्वजों का था वो अपनाएं। बीज का भी अगर आप अपने खेत का या पड़ोसी की खेत का बीज अगर आपके खेत में डालेंगे तो वो जो आपको बाज़ार से जो बीज मिल रहा है उससे बेहतर क्वालिटी की फसल होगी। और बिल्कुल पूरी तरह से ये सोचें कि मेरे को ऑर्गेनिक खेती करनी है, और ऑर्गेनिक खेती करोगे तो अपने देश के जो पशु जो चारा खाते हैं वहाँ से लेकर के जो मानव समाज है वो भी स्वस्थ रहेगा। पेस्टिसाइड का उपयोग दोस्तों बंद कर दें। ऑर्गेनिक फसल के नाम से अगर आप मार्केट में भी किसी अपनी फसल को बेचेंगे, ईमानदारी से अगर आपने ऑर्गेनिक तरीके से उसको तैयार किया है बिना किसी पेस्टिसाइड के, तो आपकी जो फसल है उसके दाम भी बहुत ज़्यादा लगभग डबल के करीब आपको फसल के दाम मिल सकते हैं।
बस केवल अपने आप को उस परंपरागत खेती के लिए तैयार करना है। अपना जो दिमाग में ये लोगों ने, जो ये व्यापारिक कंपनियों ने एक तरह से ऐसी बातें प्रत्यारोपित कर दी हैं, उनको निकाल करके अपने आप को पहचानो। अपने पूर्वजों की जो परंपरागत खेती है उसको अपना करके खेती करो। किसान समृद्ध भी रहेगा और लूटने से भी बचेगा। जैसे अगर कहीं कोई फसल, जैसे कोई सब्जी वगैरह बोता है किसान, और उसको ये कहा जाता है इसमें कीड़े लग जाएंगे, टमाटर की बात आती है, बिना दवा के तो ये टमाटर हो ही नहीं सकता है। मिर्ची की फसल बोते हैं तो मिर्ची के लिए भी बिना दवा के नहीं हो सकता है। भिंडी लगाता है तो भिंडी के लिए भी बिना पेस्टिसाइड के नहीं होती। तो उसके लिए आप एक तरह से ऑर्गेनिक रूप से ऐसे जो विधियां हैं, जैसे मान लो अगर आपके कीड़े लगने की संभावनाएं हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड उसको कह सकते हैं। उसका मेन काम ये होता है कि जो भी आपकी फसल में कीड़े लगते हैं वो कीड़ों से वो आपकी फसल को सुरक्षित रखेगा। तो उसकी शुरुआत करते हैं। गाय का गोबर और गाय का जो मूत्र होता है, अगर वो मिले तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं भी मिलता है तो अपन भैंस वगैरह जो भी अपन पालते हैं उनका मूत्र और गोबर को एक छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें प्लास्टिक कोटेड करके और उसमें घोल तैयार करें। उस घोल में आप अपने जो रेगिस्तान में खींप होती है उस खींप की जो थोड़ी सी खींप ला करके काट करके उसमें डाल दें। थोड़ी सी ये तम्बाकू होती है तो वो तम्बाकू भी आप उसमें डालें, जिससे दीमक का प्रकोप आपकी फसल में नहीं होगा। पहले अपने जो पूर्वज खेती करते थे तो जिस खेत में ज़्यादा दीमक का प्रकोप हो जाता था तो उस खेत में वो तम्बाकू बो दिया करते थे। तो वो बिल्कुल खेत 2 4 5 साल के लिए दीमक से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता था, दीमक उसमें लगती ही नहीं थी। और आज अगर अपन दीमक के लिए अगर कोई पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो उस पेस्टिसाइड की खुशबू से वो दीमक गहराई में चली जाती है। 1 महीने 2 महीने के लिए आपकी फसल सुरक्षित रह सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद में जब उस पेस्टिसाइड का असर ख़त्म हो जाता है तो वो दीमक ऊपर आ जाती है, फिर आपकी फसल को चौपट कर देती है। बार बार आप पेस्टिसाइड डालते हैं, इससे आपकी जो ज़मीन है वो भी एक तरह से बंजर टाइप हो गई है। और उसमें फिर आप ये सोचते हैं कि बिना यूरिया या डीएपी के फसल नहीं हो रही, तो यूरिया डीएपी की आप मात्रा बढ़ाते जाते हैं। और आपकी आने वाले समय में अगर इसी तरह से आप चलते रहे तो आपकी ज़मीन में कुछ भी नहीं होगा सिवा खरपतवार के। तो आप अपनी ज़मीन को भी सुरक्षित रखें। अपने जो पूर्वजों से चली आ रही परंपरागत जो खेती की विधियां हैं उनको अपनाएं। देसी गोबर का खाद आप डालें। पशुपालन का जब काम करते हैं तो आपका जो गोबर का खाद है उससे बेहतर खाद अपने खेती के लिए हो ही नहीं सकता है। जो आप अपन घरों में जो कचरा होता है उस कचरे से भी एक तरह से खाद ही बनती है। अपन कोई भी फल फ्रूट मार्केट से लेकर के आते हैं, उसके छिलकों को कचरे के रूप में ऐसे दूर डालते हैं, जबकि अगर उनको खेतों में डाला जाए तो वो एक तरह से पौष्टिक खाद का काम करेंगे और आपकी फसल एकदम ऐसी हो जाएगी। जो आप ये इतने जो केमिकल युक्त खाद या कोई पेस्टिसाइड जो डाल करके खेती करते हो उससे बढ़िया खेती मिलेगी। लोगों का एक तरह से स्वास्थ्य भी सुधरेगा। कई लोगों को थोड़ी थोड़ी खेती है, लेकिन उस थोड़ी खेती में भी वो दुनिया भर के पेस्टिसाइड और डीएपी यूरिया ये उपयोग करते हैं। वो ये खुद नहीं सोचते कि इस फसल को अपने बच्चे खा रहे हैं, इनसे किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी के कैंसर हो रहा है। इसका कारण यहाँ खेती से शुरू होता है। तो आप सभी से मेरा एक तरह से अनुरोध है कि आप अपनी जो भारतीय परंपरागत जो खेती थी उसकी जो पुरानी विधियां थी, अपने पूर्वज जिनको काम में लेते थे, उनकी शुरुआत करें। हो सकता है 1 2 साल या 1 2 फसल में आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़े, लेकिन आपका खेत बहुत ही बेहतर तरीके से फसल उत्पादन में
तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप बिना पेस्टिसाइड के, बिना डीएपी यूरिया के आराम से खेती कर सकते हैं और आज की जो फसल हो रही है उससे बेहतर फसल आपकी होगी, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो जय हिंद, जय किसान बंधु।